आपकी जो कक्षा 10 की हिंदी है उसकी जो वार्षिक परीक्षा 2022 की है, उसके लिए क्षितिज भाग के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और एक बात आपको मैं पक्के विश्वास के साथ कहता हूं कि इन प्रश्नों के अतिरिक्त आपकी वार्षिक परीक्षा में एक भी प्रश्न रोंग नहीं जाएगा। और चलिए जल्दी से हम देखते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों को। सबसे पहला जो प्रश्न है आपका, पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर आप यहां से ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप जल्दी से लेते चलिएगा ताकि आप इन्हें आसानी से याद भी कर सकें। अगला है भक्ति काल की दो विशेषताएं, तो यहां से आप याद रखिएगा कि भक्ति भाव से ओतप्रोत काव्य और गुरु की महिमा का वर्णन, ये भक्ति काल की दो विशेषताएं है। तीसरा जो महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है वह 100% आपका परीक्षा में आएगा, छायावाद की दो विशेषताएं। तो यहाँ पर मैंने 4 विशेषताएं दे दी है, व्यक्तिवाद की प्रधानता, श्रृंगार की भावना और नारी के प्रति नवीन भावना और अज्ञासत्ता के प्रति प्रेम। ये है आपकी छायावाद की कोई भी दो विशेषताएं, आप इनमें से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और इसके बाद में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ भी आपका परीक्षा में आने की इसकी 100% चांस है कि भक्ति काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं बताइए कोई दो। देखिए ये सारे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके 2 अंक के अभी चल रहे हैं, ठीक है। तो तुलसीदास भक्ति काल के, देखिए भक्ति काल का मतलब क्या, जहाँ पर भक्ति हुई, तो सिंपल सी बात है, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास। तुलसीदास की जो रचना है रामचरितमानस है, सूरदास की आप सूरसागर लिख सकते हैं, कबीरदास का आप लिख सकते हैं बीजक। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए अगला देखते हैं, तो ये अगला है आपका छायावाद के प्रमुख 2 कवि लिखने हैं और उनकी रचनाएं। देखिए तो छायावाद के जो प्रमुख 2 कवि है वहाँ है जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। चलिए ठीक है, 2 कवि पूछे थे, मैंने 3 बताए आपको। जयशंकर प्रसाद का आप याद रखिएगा कामयानी, लहर, झरना, आंसू, ये इनकी रचनाएं हैं, तो आप लिख सकते हैं कामयानी और आंसू। इसका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का लिख दीजिएगा अनामिका और परिमल। महादेवी वर्मा का लिखिएगा निहार और रश्मि, ठीक है। अगला आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वहाँ छठा प्रश्न है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है, यानी गोपियों के द्वारा जो उद्धव है उसको भाग्यवान कहा, उसमें कौन सी बात निहित है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर है कि उद्धव श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनसे प्रेम नहीं कर सके हैं। जो श्री कृष्ण के पास रहे उद्धव जी, उसके बाद में भी उनसे प्रेम नहीं हुआ, इसलिए गोपियों को वे भाग्यहीन लगते हैं, भाग्यशाली नहीं। क्योंकि व्यंग क्या है, इसमें गहराई क्या बात छिपी हुई है कि वह श्री कृष्ण के पास थे जिसके बाद भी उन्हें श्री कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ, इसलिए गोपियों को वे भाग्यहीन लगते हैं। यही व्यंग भाग्यवान कहने में व्यक्त किया गया है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि विपरीत लक्षण में भाग्यवान का अर्थ क्या है, भाग्यहीन। तो उद्धव जी को वो भाग्यवान नहीं कह रही है, क्या बता रही है, भाग्यहीन। अगला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका वहाँ है 7वां कि सूरदास की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। देखिए ये तो आप 100% करिएगा ही सही कि सूरदास की काव्यगत विशेषताएं, तो यहाँ पर मैंने सूरदास की काव्यगत विशेषताएं लिख दी है। प्रेम की एक निष्ठा व दृढ़ता, दूसरा है निरंतर भगवान का नाम स्मरण और मन की एकाग्रता। 2 विशेषताएं पूछी थी, 3 यहाँ पर लिख दी गई है कि प्रेम की एक निष्ठा व दृढ़ता, निरंतर भगवान का नाम स्मरण करना और मन की एकाग्रता। अगला जो 8वां आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि सूरदास का भाव पक्ष लिखते हुए 2 रचनाओं के नाम लिखिए। देखिए जो भी ये सूरदास से संबंधित और तुलसीदास जी से संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर है, ये तो 100% आपके इनको में से एक प्रश्न जरूर आएगा। आप परीक्षा के दिन इस बात को जरूर मिला लीजिएगा और आप जरूर बाद में कमेंट कर दीजिएगा कि परीक्षा में आया है, मेरी बात 100% सत्य निकली या गलत निकली। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो सूरदास जी का जो भाव पक्ष है वहाँ सिंपल सा है कि सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, श्री कृष्ण के। देखिए मैं याद भी आपको करवाता जा रहा हूँ, आप केवल सिर्फ ध्यान से देखिए। एक चीज़ तो आपको देना ही पड़ेगा, वो भी ध्यान, और बिल्कुल ध्यान से समझेंगे तभी तो जाकर आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त होंगे। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा सिर्फ यूट्यूब चैनल ही नहीं है, मेरी ऑफलाइन कोचिंग भी है। उन बच्चों की कॉपी में से ही मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। आप निश्चिंत रहिए, मेरी कोचिंग से हर साल 96%, 95%, 90 से ऊपर परसेंटेज के बच्चे टॉप करते हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, आपको कोई झूठा दिलासा नहीं दिलाया जाएगा, आपको जो भी जानकारी दी जाएगी सटीक दी जाएगी। मैं
हर यूट्यूबर की तरह ऐसा सिर्फ नहीं कहूँगा कि 4 प्रश्न रट लो और यही वार्षिक परीक्षा में आएंगे। देखिए थोड़ा सा मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, कुछ ज़्यादा चीज़ रहेगी तभी जाकर तो आपको अधिक से अधिक अंक मिलेंगे। पर हाँ ये 100% है कि मैं जो ये प्रश्न बता रहा हूँ ये 100% आपके वार्षिक पेपर में आएंगे। आप पेपर के दिन मिला लेना इस बात को, आप भले ही आप आज विश्वास ना करें। देखिए तो भाव पक्ष क्या है, सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, उनके काव्यों में भावों का सागर लहरा रहा है। जो सूरदास जी कृष्ण के कैसे हैं, अनन्य भक्त हैं, उनके काव्यों में भावों का सागर लहरा रहा है। इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। तो ये कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं एक नंबर में कि वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है, तो सूरदास जी को। इनकी रचनाएं भी इसी प्रश्न में आपको पूछी गई है, तो सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। और जो 9वां प्रश्न है आपका उसमें पूछा है कि महाकवि सूरदास जी का साहित्य में स्थान निर्धारित कीजिए। देखिए हर साल कैसा रहता था कि एक बार सूरदास जी का पूछ लेता था कि रचनाएं साहित्य में स्थान। अब इस साल अलग अलग प्रश्न बनाए गए हैं क्योंकि 2 नंबर का आपका कवि परिचय हो गया है, पहले 4 नंबर का आता था। तो देखिए सूरदास जी का साहित्य में स्थान, भाव सौंदर्य की दृष्टि से सूरदास जी का स्थान कैसा है, सर्वोपरि है। कैसा स्थान है सूरदास जी का, भाव सौंदर्य की दृष्टि से सूरदास जी का साहित्य में कैसा स्थान है, सर्वोपरि है। इनका वात्सल्य वर्णन किस तरह का है, अद्वितीय है। और सूरदास जी को वात्सल्य रस का क्या माना जाता है, सम्राट माना गया है। अब अगला आपका जो 10वां प्रश्न है वह है गोस्वामी तुलसीदास जी की 2 रचनाएं लिखिए और उनकी काव्यगत विशेषताओं का भी वर्णन कीजिए। तो देखिए तुलसीदास जी की 2 रचनाएं हैं, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। कोई भी 2 आपको याद रखना है तो ये सिंपल सी बात, रामचरितमानस तो सब हर एक बच्चा जानता है। आप दोहावली, गीतावली, हनुमान अनुष्टांग या फिर पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोनों में से एक कर लीजिएगा। पार्वती मंगल, जानकी मंगल हो गई रचनाएं। चलिए इसी में आपसे पूछा है कि काव्यगत विशेषता भी इनकी आपको बतानी है। ये तो मिस्टेक से यहाँ पर उत्तर डल गया, ये उत्तर क्रमांक आपका 10 का ही है। तो तुलसीदास जी ने अवधी एवं ब्रज दोनों ही भाषाओं का में काव्य की रचना की है। किस भाषा में इनने काव्य की रचना की, तो अवधी और ब्रज भाषा दोनों में ही काव्य की रचना की है। इनके काव्य में चौपाई, दोहा, सरोटा, हरि गीतिका आदि अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है। तो ये हो गई इनकी काव्यगत विशेषता है। अगला जो आपका 11वां प्रश्न है इसमें पूछा गया आपसे कि गोस्वामी तुलसीदास के काव्य का भाव पक्ष और हिंदी साहित्य में इनका स्थान बताना है। तो आपको भाव पक्ष, ये रहा आपका 11वें का आंसर। तुलसीदास जी का जो भाव पक्ष है, तुलसीदास जी भाव जगत के सम्राट हैं। उनकी रचनाओं में धार्मिक, सामाजिक, कैसे है कि तुलसीदास जी भाव जगत के सम्राट हैं, उनकी रचनाओं में धार्मिक, सामाजिक और दार्शनिक भावों का सागर लहराता है। फिर इसके बाद में आ जाएगा इनका साहित्य में स्थान। तुलसीदास जी का साहित्य में स्थान सर्वोपरि है। इन्होंने जो हमें धार्मिक ग्रंथ यानी कि रामायण उपलब्ध कराया है, इसके लिए ये सदा ही अमर रहेंगे। तो सिंपल सा आप स्क्रीनशॉट इनके जरूर लेते चलिएगा। चलिए इसके बाद में आपका जो 12वां क्वेश्चन है वह जे शंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं आपको बतानी है। तो ये रही आपकी जे शंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं। क्या है कि छायावादी काव्य धारा के कवियों में प्रसाद जी का नाम शीर्षस्थ है, यानी सबसे ऊपर है। किसमें कि छायावादी काव्य धारा में कवियों में प्रसाद जी है, उनका नाम कैसा है, सबसे ऊपर है। प्रसाद जी ने अपने काव्य में प्रकृति प्रेम, नारी सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण और दुख और वेदना और देश प्रेम आदि का भावपूर्ण चित्रण किया है, या इनके काव्य में इनका वर्णन हुआ है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, जो था आपका जे शंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषता है। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है, जे शंकर प्रसाद के काव्य का भाव पक्ष स्पष्ट कीजिए। तो चलिए 13वां प्रश्न का जो स्पष्ट कीजिएगा, किसका, जे शंकर प्रसाद जी का भाव पक्ष। तो यहाँ से आप लिख लीजिएगा। इस तरह से मैं यदि बोल कर बताऊँगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा बन जाएगा। तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा और अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। विश्वास कीजिएगा यही वार्षिक परीक्षा में 100% आपका पेपर इसी में से बनेगा। चलिए इसके बाद में अगला है 13वां प्रश्न तो हो गया आपका, और 14वां नंबर पर प्रश्न है आपका, आधुनिक
हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद जी का क्या स्थान है? तो ध्यान से देखिए उत्तर क्रमांक 14 है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आपको निश्चिंत रहिएगा, प्रश्न ले लीजिएगा। और ये यहाँ से ये उत्तर लिखा है आपका, प्रश्न 14 का आंसर है ये। तो ये साहित्य में स्थान, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, निराला जी के काव्य का भाव पक्ष एवं कला पक्ष लिखिए। यानी कि सूर्यकांत जो त्रिपाठी निराला जी है उनका भाव पक्ष लिखना और कला पक्ष आपको लिखना है। ये है आपका प्रश्न 15। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप प्रश्नों का। तो 15वें का उत्तर आपका ये यहाँ पर है, भाव पक्ष और कला पक्ष। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। और इसी के नीचे आपका जो उत्तर क्रमांक 16 है, देखिए प्रश्न 16 पढ़ लीजिए पहले, कि निराला जी की 2 रचनाएं लिखिए और हिंदी साहित्य में उनका स्थान स्पष्ट कीजिए। तो ये आपकी उनकी 2 रचनाएं होगी, अनामिका और परिमल। चलिए इसके बाद में इनका साहित्य में स्थान, ये रहा सूर्यकांत त्रिपाठी जी का साहित्य में स्थान। ठीक है, अब जो आपका प्रश्न क्रमांक 17 है वह है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो ये देखिए इसका आंसर ये है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना कड़वी ककड़ी, तेल की गागर, कमल के पत्तों आदि से की गई है। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न था ये। इसके नीचे आपका जो 18वां प्रश्न है वह है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? तो ये इसी का आंसर देखिए, ये जो आंसर 17 है इसी को अपने घुमा फिरा कर इसका आंसर बना देना है कि गोपियों ने कमल के पत्तों, तेल की गागर और कड़वी ककड़ी आदि का उदाहरण देकर उद्धव को लेना दिए हैं। वे कृष्ण से प्रेम ना कर पाने वाले उद्धव को भाग्यहीन मानती है, क्योंकि उद्धव जी के इसके पास थे, कृष्ण के पास भी हो रहते हुए भी उनसे प्रेम ना कर सके, इस कारण से गोपियाँ उन्हें क्या नहीं रही है, उनका मजाक उड़ा रही है। चलिए अब 19वां जो प्रश्न है आपका, यहाँ है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? चलिए 19वें प्रश्न का आंसर आप यहाँ से लिखिएगा। ठीक है, वीडियो लंबा बन रहा है इसलिए मैं अब जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ये आपका देखिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारे पहले देखिए, पहले तो पेपर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए इसमें से बनेंगे, हो गया 41 प्रश्न तक। चलिए इसके बाद में मैं अब डायरेक्टली आपको आंसर बता रहा हूँ, वैसे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो ये देखिए ये है 20वां का आंसर, प्रश्न में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये रहा आपका 21वां का आंसर, ये रहा आपका 22वां का उत्तर। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए यहाँ पर ये प्रश्न क्रमांक 23 के बाद में अब ये रहेगा आपका, देखिए 23 के बाद में किसका आएगा, 24। तो ये स्क्रीनशॉट आप सीरियल बाय सीरियल लिखिए ताकि आपके जो स्क्रीनशॉट के जरिए भी आप प्रश्न का आंसर पकड़ लेंगे। ये रहा आपका 24वां प्रश्न कि लक्ष्मण ने योद्धा की विशेषताएं क्या बताई? तो योद्धा देखिए धैर्यवान होता है, वह कभी अपनी वीरता का वर्णन यानी कि अपना मुंह से उसकी बढ़ाई नहीं करता है, वीर पुरुष किसी को अपशब्द नहीं बोलते। बहुत ही सिंपल है। देखिए थोड़ा सा समय का अभाव है, वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, इसी कारण जल्दी जल्दी, नहीं तो मैं इसी वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन के आंसर भी याद करवा देता। ठीक है, चलिए 25वें का आंसर आप यहाँ से लिखिएगा। सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में बनाया गया है आपके लिए यहाँ वीडियो। और यहाँ निश्चिंत रहिए, ये ऑफलाइन हमारी जो कोचिंग है उनके बच्चों की कॉपी में से ही वीडियो बना रहा हूँ, तो समझ सकते हैं कि ये कोई फेक आपके लिए वीडियो नहीं बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ से ये प्रश्न क्रमांक 27 के बाद में यह आपका 28 के बाद में ये आपका प्रश्न क्रमांक 29 का उत्तर रहेगा यहाँ से। और देखिए उत्तर क्रमांक 29 का जो आंसर है यहाँ से यहाँ तक पहले तो, और इसके बाद में ये उसका शेष बचा हुआ भाग कॉपी में नहीं रह पाया तो आंसर देखिए यहाँ पर ही। फिर ये देखिए यहाँ पर नंबर भी डले हुए हैं, निश्चिंत रहिएगा आप। ठीक है, यहाँ ये प्रश्न क्रमांक 30 जो आपको मैंने पहले ही बता दिए सारे प्रश्न, उनके सभी के ये आंसर है। चलिए 30 के बाद में यहाँ आपका हो गया प्रश्न 31 के बाद में ये आपका 32वां प्रश्न का आंसर यहाँ से लिखिएगा। इसी के नीचे आपका है 33 के बाद में ये आपका 34वें का आंसर, और इसका कुछ शेष बचा हुआ भाग यहाँ पर है ये 34 का, तो यहाँ से लिखिए। इसी के नीचे आपका ये है उत्तर क्रमांक 35, यहाँ पर नंबर डले हुए हैं, ध्यान से देखिएगा आप। और ये 35 के बाद में ये रहा आपका 36,
36 के बाद में आपका ये अगला है, यहाँ पर है ये 37, और नीचे इसी के नीचे है आपका उत्तर क्रमांक 38, और 38 के बाद में ये है आपका उत्तर क्रमांक 39। ठीक है, 39 के बाद में ये है आपका उत्तर क्रमांक 40, 40 के बाद में ये है आपका उत्तर क्रमांक 41। ठीक है, तो इस तरह मैंने सारे प्रश्न जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं आपके, जो आपका वितान है उससे जो भी आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न बने हैं उन सभी प्रश्नों का मैंने आपको बड़े ही बारीकी से इसका सॉल्यूशन उपलब्ध करवाया है। चलिए अब इसके बाद में इसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, वह वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके आएंगे 7। ध्यान से देखिए 2-2 अंक के 3 प्रश्न हो गए, 4 अंक का 1 प्रश्न हो गया, और इसके बाद में जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, देखिए 4 अंक का जो प्रश्न है आपके संदर्भ प्रसंग व्याख्या। ठीक है, एक संदर्भ प्रसंग व्याख्या आ जाएगी, तो वो भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ। उसके पहले आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके यहाँ से आरंभ हो रहे हैं, यहाँ से। ठीक है, इनका मैंने टिक मार्क भी है, ये इनके आंसर है, आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके 7वें से लगा के 13 हो गए हैं। इसके बाद में 13 से नीचे 19 तक, 19 के बाद में यहाँ पर ये है आपके, देखिए इसके अलावा रोंग 1% मिल जाएगा, ये 100% आपकी गारंटी है। ठीक है, हमारी यहाँ से आपको दी जाएगी। चलिए इसके बाद में ये 28 के बाद में यहाँ तक 32 तक, इसके बाद में 33 से लगाकर फिर रिक्त स्थान, रिक्त स्थान के बाद में आपका आ जाएगा ये शेष बचे हुए रिक्त स्थान, सही जोड़ी, सही जोड़ी हो गई। सही जोड़ी के बाद में आपका ये जोड़ी, और ये एक वाक्य में उत्तर 24, और ये बचे हुए शेष सत्य और असत्य, और इसके बाद में ये इसके बचे हुए शेष भाग सत्य सत्य का, और इसी के नीचे जो है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसका जो मैंने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए, एक बार और उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पेपर का, इसी में से बनेगा। और यहाँ पर ये, और इसके बाद में जो आपका 4 अंक का प्रश्न है, वहाँ 4 अंक का प्रश्न यहाँ से बनेगा। ठीक है, तो एक तो ये ऊधो तुम तो हो अति बड़भागी, मैं इसके आंसर अभी आपको बता भी रहा हूँ। इसके बाद में ये हमारो तो हरी लकड़ी, ये करेंगे। इसके बाद में आपका यहाँ से ये चौथा, बादल गरजो, अटरही, छाया मत छूना, और माँ ने कहा पानी में झाँक कर। ये देखिए इन सबका स्क्रीनशॉट है। अब इनके हम आंसर देख रहे हैं सीरियल बाय सीरियल। चलिए संदर्भ प्रसंग व्याख्या वाला जो इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये संदर्भ हो गया, ये प्रसंग हो गया है। प्रसंग के बाद में यहाँ से इसकी व्याख्या हो गई। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर इसकी व्याख्या है। और ये दूसरे नंबर का जो था आपका हमारे हरी हरी लकड़ी वाला, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए इन दोनों में से एक आ जाएगा, आप तो 100% देख लीजिएगा। बाकी आप दूसरे याद भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, पर इन दोनों को कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में ये दूसरा जो आपका नाथ संबून भंजनिहारा वाला, इसका यहाँ से ये व्याख्या इसकी। अब आपका ये चौथा जो प्रश्न है मधुप गुण वाला संदर्भ प्रसंग व्याख्या के लिए, तो यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये इसका बचा हुआ शेष भाग, और इसी के नीचे आपका ये बादल गरजो वाला, यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका लीजिएगा। और अब इसका आंसर संदर्भ प्रसंग व्याख्या, तो ये इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या। ठीक है, और इसी के बाद में आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है छाया मत छूना वाला, तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये अंतिम आपका संदर्भ प्रसंग के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न, माँ ने कहा पानी में झाँक कर का, तो ये यहाँ से आप यहाँ तक इसका
आंसर लिख दीजिएगा। अगले वीडियो में हम इसके जो शेष बचे हुए इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी का सॉल्यूशन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो।